हेलो फ्रेंड्स, 12 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 9 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है जीएसटी काउंसिल कट्स रेट्स फॉर 66 आइटम्स। तो जीएसटी काउंसिल की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई उसमें थोड़ी गुड्स के लिए यहाँ पे जो जीएसटी रेट्स थे उनको कट किया गया है, उनको रिड्यूस किया गया है। तो ये जो जीएसटी कमोडिटीज है इनके लिए डिमांड्स आए थे कि इनके ऊपर इतना ज्यादा रेट ना होना चाहिए। और जीएसटी रेट्स अलग अलग टैक्स स्लैब्स है, हमने देखा है ये जीएसटी स्लैब्स जो है। तो पहला तो जीरो रेटेड गुड्स है, मतलब जो एग्जेम्प्टेड हो गए, टैक्स नहीं लगेगा जिन पे। तो बेसिक कमोडिटीज लाइक फूड आइटम्स जो है, अनपैकेज्ड अनब्रांडेड फूड आइटम्स, सीरियल्स, ये जीरो रेटेड में आते हैं। फिर 5% कैटेगरी है, 12%, 18%, 28% और फिर फाइनली इवन 28% प्लस अ सेस। तो जो लग्जरी गुड्स है या सिम गुड्स है उनके ऊपर एक सेस भी लगेगा, मतलब 28% जीएसटी लगेगा और एक सेस परसेंटेज भी लगेगा, एडिशनल टैक्स। तो ये सेस परसेंटेज भी अलग अलग है, अलग अलग गुड्स के लिए। प्लस इनके अलावा हमने बाद में भी डिस्कस किया कि 3% टैक्स है फॉर गोल्ड एंड डायमंड। तो ये सब भी टैक्सेस है। तो अलग अलग कैटेगरीज, आपको कितनी कैटेगरीज है जीएसटी की, कितने टैक्स स्लैब्स है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया ये पता होना चाहिए कि क्या टैक्सेशन रेट्स है। और ये जो है, ये जीएसटी कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम कर रहा है, इसके अंदर कौन से टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब ये सारे टैक्स अब अबॉलिश हो जाएंगे और जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये जैसे स्टेट वैट है, फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सारे टैक्सेस, लॉटरी टैक्स इसके अंदर सब्ज्यूम हो रहे हैं जीएसटी में। और जो जीएसटी रेट्स फाइनलाइज किए गए, तो ये मई 2017 में न्यूज था कि अराउंड 1211 आइटम्स के जीएसटी रेट्स को फाइनलाइज किया गया है। तो अब जो न्यूज है फिलहाल वो ये है कि थोड़े रिविजन्स किए गए हैं। तो जो फाइनलाइज किया गया था वो यहाँ मेंशन्ड है, जैसे मिल्क, सीरियल्स, जैगरी एग्जेम्प्टेड में है, इनके ऊपर जीरो रेटेड है ये। और फिर 5% मिसिंग है, तो ये 5% टैक्स में ये सारी बेसिक कमोडिटीज है। फिर 12% टैक्स स्लैब, 18% और 28% है। तो लग्जरी कार्स, एरेटेड ड्रिंक्स यहाँ आती है। तो अभी जो रिवीजन किया गया है, तो इधर मूवी टिकट्स जैसे है, तो मूवी टिकट्स अगर 100 रुपया उससे कम की है तो उनको ऊपर 28% टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी 18% पे लगेगा। बाकी हायर रेट्स की मूवी टिकट्स 28% जीएसटी चार्ज होगा। कैशू नट्स के लिए कम किया गया है, पैकेज्ड फूड के लिए, इंसुलिन वगैरह। इवन चिल्ड्रन कलरिंग बुक पे 12% जीएसटी था, अब उसको 0% पे लाया गया है। और भी डिमांड्स है जीएसटी रेट्स रिड्यूस करने के, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। मोर प्रोमिनेंटली हाइब्रिड कार्स, तो हाइब्रिड कार्स 28% जीएसटी स्लैब में आते हैं, प्लस 15% सेस लगेगा उनपे। तो ये हाइब्रिड कार्स होते हैं वो कार्स जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स पे भी चले, फॉसिल फ्यूल्स पे भी चलती है, प्लस इलेक्ट्रिक कार भी हो सकती है वो। तो ये इलेक्ट्रिक कार्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं, पर जो टैक्सेशन है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। तो इसीलिए डिमांड से कि इसका टैक्सेशन रिड्यूस किया जाए, पर गवर्नमेंट ने नहीं चेंज किया। ये वही सेम 28% जीएसटी प्लस 15% सेस होगा इन पे। टेलीकॉम सर्विसेज के लिए भी डिमांड था, पर वो अनचेंज्ड है, 18%। इवन सैनिटरी नैपकिन्स इज एट 12%। फिर सर्विसेज के लिए भी जो जीएसटी रेट्स फाइनलाइज की है, मई 2017 में रिसेंटली सब डिसाइड हुए टैक्सेशन रेट्स, तो उनका जिस्ट ये मेंशन है। फिर और एक डिसीजन जो यहाँ जीएसटी काउंसिल ने लिया वो है ऑन कंपोजिशन स्कीम। तो ये कंपोजिशन स्कीम जो है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाएगा तो काफी सारे रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर जिसको फॉलो करने होंगे, सब स्ट्रिंजेंटली सब इनवॉइसेस रखने होंगे। तो ये सब स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए ये स्कीम लाई गई है, कंपोजिशन स्कीम। तो वो बिजनेसेस जिसका एनुअल टर्नओवर कम है, तो ये एक्चुअली एनुअल टर्नओवर की लिमिट थी 50 लाख तक का एनुअल टर्नओवर है, वो ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अब जो डिसीजन लिया गया लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे एनुअल टर्नओवर का इंक्रीज किया गया है। मतलब अप टू 75 लाख जिनका एनुअल टर्नओवर है वो स्मॉल बिजनेसेस काउंट की जाएगी, और उनके ऊपर जो टैक्सेशन रेट लगेगा वो होगा 1% फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटी, 2% फॉर मैन्युफैक्चरिंग और 5% फॉर रेस्टोरेंट्स। तो ये है, तो ये है पूरा जीएसटी। फिर अगला न्यूज आइटम है महाराष्ट्र टू वेव फार्म लोन्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब फार्म लोन वेवर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इन्होंने यहाँ पे हाई लेवल कमेटी मीटिंग में डिसाइड किया कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए जो फार्म लोन है, क्रॉप लोन, उसको इमीडिएटली माफ किया जा रहा है। तो स्मॉल फार्मर्स मतलब जिनका लैंड होल्डिंग अप टू 5 एकर्स है,
तो उनके लिए इमीडिएट डिसीजन लिया गया और बाकी जो फार्मर्स है उनको भी दिया जाएगा। तो इसका डिसीजन एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी विद फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और ये डिसाइड करेंगे कि किनको वेवर देना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना वेवर देंगे, वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया हम पूरा फार्म लोन वेवर करेंगे। तो 10 दिन से फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे महाराष्ट्र में, तो फाइनली ये डिसीजन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग क्रॉप लोन जो है स्टेट में वो है 1.34 लाख करोड़। तो अब क्या डिसीजन लिया जाएगा फाइनली, जो डिटेल्स है वो अभी पेंडिंग है। और स्मॉल फार्मर्स जो है जिनका इमीडिएटली माफ किया गया है, तो वो ऑलमोस्ट 78% जो लैंड होल्डिंग्स है महाराष्ट्र में वो स्मॉल फार्मर्स ही है, तो उनका लोन वेवर हो गया है। प्लस इवन मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर भी डिमांड था, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए 70-30 फॉर्मूला डिसाइड किया गया है। मतलब कि 70% जो सेलिंग अमाउंट होगा वो फार्मर्स को मिलेगा और 30% डिस्ट्रीब्यूशन चेन को। तो ये भी अनाउंस किया। फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट प्रपोजेस नीट लाइक एग्जाम फॉर जज पोस्ट। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को प्रपोज किया है कि नीट जैसा एग्जाम हम जजेस के पोस्ट के लिए भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस, लोअर जुडिशरी के लिए कर सकते हैं। तो ये नीट एग्जाम जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये एग्जाम किया जाता है। तो वो एंट्रेंस होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वैसे ही जजेस के लिए भी हो, ऐसा प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपीएससी एग्जाम होल्ड कर सकती है ऐसे। तो एक्चुअली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अनाउंस की गई है, ये ऑलरेडी बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसके लिए प्रोविजन किया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ अपोजिशन। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को स्टेट अपोज करती है, स्टेट हाई कोर्ट्स कहती है कि ये उनका डोमेन है, वो अपॉइंट करते हैं, उनका जो पावर है वो उनसे हटाया जा रहा है। तो ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आप देख सकते हैं, ये 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके आर्टिकल 312 के अंदर मेंशन है, पर इसको इफेक्टिव नहीं किया गया। अब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई नहीं गई है क्योंकि हाई कोर्ट जजेस यहाँ पे चीफ जस्टिस इसको अपोज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव दिया है कि कैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कर सकते थे, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है, 4452 जजेस की वैकेंसी है। तो इसीलिए ये स्टेप प्रपोज किया जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है सत्यार्थी बैक्स न्यू चाइल्ड लेबर लॉ। तो ये नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन राइट्स। तो इन्होंने जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था इन 2016 जुलाई, तो उसको क्रिटिसाइज किया था क्योंकि जो ये रूल्स थे उसके अंदर इवन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस की जो लिस्ट थी उसको 83 कैटेगरी लिस्ट हजार्डियस ऑक्यूपेशंस लिस्ट किए गए थे एक्ट के अंदर। 1986 का ये एक्ट है, उसको कम करके 3 पे लाया गया, ओनली 3 हजार्डियस ऑक्यूपेशंस है ऐसे। और इवन चिल्ड्रन को अलाउ किया गया कि फैमिली एंटरप्राइजेस में ये काम कर सकते। तो वही कंसर्न्स यहाँ पे उन्होंने रेज किए थे। तो अब गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन रूल्स फॉर्मुलेट किए 2017। तो ये रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं इसके अंदर क्राइटेरिया लाया गया है कि जो होम एंटरप्राइजेस में काम कर सकते हैं फैमिली एंटरप्राइजेस में, तो उसके ऊपर रेगुलेशंस हो गए। तो ओरिजिनली जो एक्ट था 1986 का एक्ट, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज सिर्फ हजार्डियस ऑक्यूपेशन में प्रोहिबिटेड था। तो अभी जो 2016 का एक्ट था तो ये कंप्लीट प्रोहिबिशन लाते हैं। पर 14 to 18 जो एडोसलेंट कैटेगरी करके एक नया बनाया गया, तो एडोलसेंट्स के लिए नॉन हजार्डियस ऑक्यूपेशन में काम करना उनको अलाउ किया गया है। तो वही है। तो ये जो चाइल्ड जो फैमिली एंटरप्राइजेस में बच्चे काम करेंगे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं कि ये सिर्फ 3 घंटा काम कर सकते हैं और स्कूल आवर्स के बाद ही काम कर सकते हैं। 7 बजे, शाम के 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में वो काम नहीं कर सकते, और ऐसे कंडीशंस लाई गई है ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके। तो अब उन्होंने प्रेस किया है कि जो कंसर्न्स थे उसको इन्होंने एड्रेस किया है गवर्नमेंट ने। तो इवन तभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ ने भी गवर्नमेंट के स्टैंड को क्रिटिसाइज किया था। और अभी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो चाइल्ड लेबर कन्वेंशंस है उनको रेटिफाई करेगी। तो इसको भी वेलकम किया गया है। तो यहाँ पे ये एक्ट के बारे में डिटेल्स मेंशन है, अमेंडमेंट के बारे में भी। तो वही है 2016 अमेंडमेंट। ये चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स है जो उनको अलाउ किया है सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज और होम एंटरप्राइजेस में। बाकी पहले उनको अलाउड था, थोड़े हजार्डियस ऑक्यूपेशंस छोड़ के, थोड़े ऑक्यूपेशंस छोड़ के उनको अलाउड था एम्प्लॉयमेंट उनका। तो अब ये रिस्ट्रिक्शन लाया गया है और एडोलेसेंट कैटेगरी नहीं लाई गई है 14 to 18 इयर्स एज ग्रुप में, तो इनको हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट के लिए
रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये हजार्डियस ऑक्यूपेशंस में इनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। पहले अबव 14 ईयर्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था, मतलब हजार्डियस ऑक्यूपेशंस में भी वो एम्प्लॉय किए जा सकते थे। और इवन पनिशमेंट्स और जेल टर्म्स इंक्रीज की गई है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया इजराइल सेट टू एक्सपांड डिफेंस टाइज। तो इंडिया इजराइल अपने 25 इयर्स कंप्लीट किए उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। तो 1992 में हमने इंडिया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी विजिट करने वाले इजराइल को। तो ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे जो इजराइल विजिट करेंगे। और इवन डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के बाद हमारा डिफेंस कोऑपरेशन काफी एक्सपांड हुआ है। तो इजराइल इज वन ऑफ द टॉप 3 डिफेंस प्रोक्योरमेंट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर टू द कंट्री। तो हम बाकी है यूएसए और रशिया। तो इजराइल भी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है और काफी सारे और डील्स है जो हम निगोशिएट कर रहे हैं। प्रोमिनेंट डील जो है वो है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की। तो ये स्पाइक मिसाइल जो है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसका प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी अक्टूबर 2014 में अप्रूव किया है, पर अभी तक निगोशिएशंस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसर्न्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोविजन के लिए। तो वही है। तो अराउंड 8000 प्लस मिसाइल्स इंडिया अक्वायर करेगी और ये 3200 करोड़ का डील होगा। तो ये फाइनलाइज होना बाकी है। इवन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हम जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। तो ये 17,000 करोड़ का डील है जॉइंट डेवलपमेंट का। तो ये मिसाइल के लिए भी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है इन 2017 ओनली। तो वही है। लेकिन प्रेजेंटली आर्टिकल ये भी कह रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल विजिट कर रहे हैं तो ये डिफेंस ओरिएंटेड विजिट नहीं होगी। तो हाईलाइटिंग कि ये इश्यूज सामने नहीं आएंगे मेजरली, इसके ऊपर कोई डिसीजंस नहीं होने वाले हैं, बट इट विल बी गोइंग बियॉन्ड डिफेंस। तो ये एक इंडिकेशन दिया गया है। तो ये जो स्पाइक जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उसके बारे में दिया गया है जो इंडिया अक्वायर करेगी। तो इट्स 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। फिर ये बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स है मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट्स, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जॉइंट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। फिर ये जो ये स्पाइक का मिसाइल था। फिर स्पाई ड्रोन्स हमने इंडक्ट किए हैं, हेरॉन स्पाई ड्रोन्स इजराइल से। अवैक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो फैल्कन अवैक्स इंडक्ट किए गए हैं। तो ये डील्स भी फाइनलाइज की जा रही है और अक्वायर करने के लिए। फिर एरोस्टेट रडार्स क्विक रिएक्शन मिसाइल्स भी हम अक्वायर कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है फाइनेंस मिनिस्ट्री डिबेटिंग बैड बैंक कंसेप्ट जेटली। तो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि जो 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किए गए हैं। एक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई और दूसरा है पारा और बैड बैंक जैसे कहा जाता है। तो ये पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी एस्टेब्लिश की जाए। तो ये 2 जो आइडियाज है इनको डिबेट किया जा रहा है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये डिफिकल्ट होगी पॉलिटिकली इंडिया में इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि लिमिटेशंस है। क्योंकि एक बार जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फिर उसको हमको कंटिन्यू करना होता है। तो इसीलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगी बजट में इसको एसिमुलेट करना। तो ये व्यू पॉइंट दिया गया है। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये क्या होता है कि ये कंसेप्ट है कि सबको यूनिवर्सली एक बेसिक इनकम दिया जाए। तो गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करे उनको। तो ये सोशल सिक्योरिटी फीचर है। तो यूनिवर्सल बेसिकली मतलब कि सबको प्रोवाइड किया जाए। पर इंडिया में भी जो डिस्कस किया जा रहा है ये काफी ज्यादा बर्डन हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो जो डिस्कस किया जा रहा है टारगेटेड अप्रोच के जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो एक कैटेगरी है उनको टारगेट करके उनको ये इंटरवेंशन दिया जाए यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ये जो बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी तो भी ये जो गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा बर्डन होगा काफी हाई होगा। अराउंड 1.6 लाख करोड़ कहा जाता है ये बर्डन होगा। तो ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये सब्स्टिट्यूट करेगी जो प्रेजेंटली सब्सिडीज दी जाती है। तो काफी सारी अलग अलग सब्सिडीज दी जाती है, वेलफेयर स्कीम्स होती है, तो उन सबको यहाँ सब्ज्यूम किया जाएगा। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा ये कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उनको हो गया तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सको। तो ये बेसिक इनकम भी इतनी होनी चाहिए बेसिक अमाउंट कि वो सारे ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो जो लोगों के पास जॉब नहीं है, जो प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उनको ये दिया जाए। तो ये ऑन एवरी इंडिविजुअल को ये दिए जाने की
बात होती है। तो ये देखो, ये केस फॉर यूबीआई मतलब इसको सपोर्ट करते हुए जो पॉइंट्स है वो ये है कि बेस्ट वे है कि आप पॉवर्टी को हटा सको, और ये मल्टीपल वेलफेयर स्कीम्स को भी कट डाउन करता है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है तो इसके अंदर कोई लीकेज नहीं होगा, पिलफरेज नहीं होगा, और सोशल इनक्वालिटी रिड्यूस होगी। लेकिन केस अगेंस्ट यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है कि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली होगा फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के लिए, और ये लोगों को डिस्करेज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, सब्सिडी मिल रही है, तो आप क्यों जॉब देखने की कोशिश करोगे, गवर्नमेंट अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इट्स सस्टेन्स, कंटिन्यू होगा। तो वो एक मेन इसका ड्रॉबैक है, इसीलिए यहाँ पे इंडिया में भी इसको एंडोर्स नहीं किया जा रहा अब तक। और तीसरा है कि गवर्नमेंट को टेम्पटेशन देता है कि आप बेनिफिट्स बाकी सारे हटा दो, यूबीआई दे रहे हैं तो बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो ये है। और दूसरा आइडिया है पारा या बैड बैंक, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। तो ये बैड बैंक कहा जाता है। तो बैड बैंक मतलब ये एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टेक ओवर कर लेगी। तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, क्योंकि इंडिया में एनपीएस काफी इंक्रीज हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो बैंक्स फिर आगे लोन्स देने में उनको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ऑलरेडी एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग है। तो अब आगे लोन्स किसको दे, कैसे दे, तो वो डिफिकल्टी जो है उसकी वजह से फिर क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में नहीं होगा। लोगों को जब इजीली लोन नहीं मिलेगा बैंक से, तो फिर इकोनॉमी में ग्रोथ जो है हो सकता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फिर इकोनॉमी अफेक्ट होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ये प्रपोजल दिया गया है गवर्नमेंट को कि बैड बैंक एस्टेब्लिश की जाए जो ये सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीद ले। तो बैंक्स के जो अकाउंट्स है वो क्लियर हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से, और फिर वो नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं। और फिर ये एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, तो इनके पास एक्सपर्टीज है, ये एसेट रिहेबिलिटेट करें, उसको वायबल बनाए, कैसे उसमें से बेनिफिट निकल सकता है, और फिर उसको रिस्ट्रक्चर करके वो स्टेप्स ले। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोविजन दिया गया है। तो ऑफकोर्स इसके लिए फंडिंग जो होगी ये गवर्नमेंट को लानी पड़ेगी। तो ये या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके इसको फंड करे, या तो इवन प्राइवेट एंटिटीज अगर सामने आते हैं तो फिर प्राइवेट फंडिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये इक्विटीज जो है वहां पे अगर स्टेक लेना चाहती है प्राइवेट एंटिटीज तो ये मनी वहां से भी आ सकता है। इवन आरबीआई को शायद प्रोविजन करना पड़े, तो वो है। और फिर कैसे फंक्शन करेगी, तो ये लोन्स जो है नॉन स्पेसिफाइड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये बैंक से खरीदेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे डेट को इक्विटी के फॉर्म में, और उसका ऑक्शनिंग करेंगे और उसका वायबल बनाएंगे, उसको उसमें से कोई प्रॉफिट निकले वो स्टेप्स लेंगे। तो इवन शेयर होल्डर्स जो हो गए स्ट्रेस एंटरप्राइजेस को, उनको अपना इक्विटी लूज करना पड़े, ये भी हो सकता है। इवन गवर्नमेंट को ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स फिर रिकैपिटलाइज कर सकते हैं, अगर एक बार उनके लोन्स हट गए हैं तो फिर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएंगे। और ओवर इंडेटेड इंडस्ट्रीज होगी वो भी अपना ऑपरेशंस पे फोकस कर पाएगी, एक बार उनका इंडेटेडनेस प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो कंपनीज भी इंडस्ट्रीज भी फंक्शन कर पाएगी। तो ये पर वो ये फंडिंग कंसर्न्स है कि कैसे फंक्शन करेंगे, तो इसको अभी भी डिबेट किया जा रहा है वो है। तो ऐसे बैड बैंक्स पहले भी एस्टेब्लिश किए गए। फर्स्ट ऐसा बैड बैंक एस्टेब्लिश किया गया था यूएस में 1988, और काफी सारे अदर एग्जांपल्स है। 1995 में इसको फिर डिसॉल्व किया गया। और ये जैसे यूरोप में काफी सारे एग्जांपल्स, इवन अफ्रीका नाइजीरिया में एक बैड बैंक एस्टेब्लिश किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर्स जीएसटी ऑडिट स्टेप्स में ऐड टू कॉम्प्लिकेशन बर्डन। तो गवर्नमेंट ने अब नया मैंडेटरी रूल लाया है कि हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अपना, जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से। और उसके अंदर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और जो रिटर्न्स आपने जीएसटी में फाइल किए गए हैं उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन उनको देना होगा। तो ये जो कंप्लायंस बर्डन लाया गया है, तो ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इसकी वजह से कॉस्ट एंड टाइम, जो जीएसटी कंप्लायंस के लिए कॉस्ट एंड टाइम है वो और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये डिफिकल्टी आएगी। और एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि कंपनीज जो है वो अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो स्टेट वाइज नहीं रखती है, हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं होते। अगर ऑल इंडिया प्रेजेंस या कुछ है तो मल्टी स्टेट प्रेजेंस, तो फिर उनके लिए फिर रिकंसिलिएशन क्या गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी, रिकंसिलिएशन कैसे होगा, उनको स्टेट वाइज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने होंगे, तो भी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है हाउ डज द मॉनसून अफेक्ट द इकोनॉमी। तो मॉनसून फोरकास्ट अभी हुआ है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि नॉर्मल मानसून होंगे, इवन स्प्रेड ऑफ मानसून ऑल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि 2014-15 दोनों ईयर ड्रॉट ईयर्स थे, मानसून अच्छे नहीं रहे। लास्ट ईयर मानसून अच्छा था,
पर उसके बाद जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से भी इकोनॉमी में फिर प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि जो मानसून गुड मानसून होने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा होता है, तो जो डिमांड होती है कंज्यूमर गुड्स वगैरह के लिए, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है और इकोनॉमी फंक्शन करती है ना पॉजिटिवली। तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से रूरल डिमांड जो है वो काफी अफेक्ट हुई, उस वजह से इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ है। और अभी जो मानसून अच्छा होगा तो जब एग्रीकल्चर अच्छा फंक्शन करेगा, तो हालांकि एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर काफी ज्यादा है। तो उस वजह से जब ये रूरल इकोनॉमी में, जब रूरल पॉपुलेशन के पास हाथ में पैसा होगा, जो रोल होगा, जो इकोनॉमी में रोल आउट होगा, उस वजह से ये बेनिफिट होगा। तो ये मानसून काफी बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए, वो यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है क्लाइमेट चेंज में कॉज मोर रेनफॉल इन द ट्रॉपिक्स। तो ये एक नासा की स्टडी है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल प्लैनेट वार्म होगा, अर्थ वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग, तो इस वजह से अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन्स में रेनफॉल काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो स्टडी की गई है नासा की, तो उन्होंने ये अपना स्पेस बॉर्न सीरीज जो है क्लाउड्स एंड अर्थ रेडिएंट एनर्जी सिस्टम, इसका डेटा यूज किया, जो थर्मल रेडिएशन ऑब्जर्वेशन से इवन ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन को यूज किया गया है। तो लास्ट 30-40 इयर्स के ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन सामने लाया गया है कि ट्रॉपिकल रेनफॉल्स काफी इंक्रीज हो गए। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स है वो कहते हैं कि अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये हाई क्लाउड जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट नहीं किया गया, पर ये नासा स्टडी में वो हाईलाइट कर रहे हैं कि हाई क्लाउड्स डिक्रीज हो रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन्स के ऊपर। तो हाई क्लाउड्स, ये क्लाउड्स रेन फॉर्मिंग क्लाउड्स नहीं होते। तो ये हाई क्लाउड जो है ट्रॉपिकल क्लाउड्स, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, ट्रैप कर लेते हैं हीट। तो ये एक पार्ट ऑफ द हीट बजट है, जो अर्थ का एनर्जी बजट होता है। तो एनर्जी बजट का मतलब इनकमिंग सोलर एनर्जी कितनी है और आउटगोइंग हीट एनर्जी कैसी है, तो ये अर्थ का एनर्जी बजट है। तो जितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, इंसोलेशन, तो इसमें से थोड़ा एब्जॉर्ब होता है, आप देख सकते हैं लैंड एंड ओशंस में, क्लाउड्स में, एटमॉस्फेयर में, और थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाता है। तो जितना इनकमिंग है फिर उसमें से उतना ही आउटगोइंग भी होता है। तो ये जो है, तो जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस है वो फिर रेडिएट बैक होते हैं जो, तो वो लॉन्ग वेव, ये शॉर्ट वेव आते हैं इनकमिंग, और लॉन्ग वेव रेडिएट होते हैं इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन ये पूरा इक्वलाइज होता है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो अर्थ का यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रैप करते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन अब हाई क्लाउड्स रिड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इस वजह से ट्रॉपिकल रेनफॉल काफी इंक्रीज होगा। तो क्योंकि हाई क्लाउड्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पे फिर टेम्परेचर जो है कोल्ड हो रहा है, तो एक कूल टेम्परेचर को कंपेंसेट करने के लिए रेनफॉल होता है। तो ये भी एक्सप्लेन किया गया स्टडी में कि रेनफॉल जो है उसको वार्मिंग से एसोसिएट नहीं किया जाता है, रेनफॉल मतलब कूलिंग इफेक्ट होता है, ये समझा जाता है। लेकिन हाई अबव इन द एटमॉस्फेयर इसका इफेक्ट अलग होता है, क्योंकि जब इवेपोरेशन हो रहा है तो वाटर वेपर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो ये जब वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं कोल्ड अपर एटमॉस्फेयर में, तो ये वाटर वेपर कंडेंसेशन में हीट जो है, जो इवेपोरेशन में एब्जॉर्ब की गई है, वो हीट यहाँ पे रिलीज होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जब वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है। तो वही है रेन फॉर्मिंग क्लाउड्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, तो उससे एटमॉस्फेयर वार्म होता है। तो वही ट्रॉपिकल रेनफॉल फिर काफी इंक्रीज होगी अगर हाई क्लाउड्स रिड्यूस होते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस है जो यहाँ पे इस स्टडी में सामने लाया गया है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।